विद्यार्थियों हम प्रश्न संख्या 16 लेने जा रहे हैं। इसमें दिया गया है एक वर्ग समीकरण। वर्ग का तात्पर्य है द्विघात से। तो एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग 5/4 और अंतर 1/4 है। हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहला कार्य हम करेंगे, प्रश्न संख्या यहां हमने डाली 16 और माना समीकरण के मूल अल्फा व बीटा, ये हमने मान लिया। अब इन्होंने कहा है एक वर्ग समीकरण के मूलों का योग 5/4 है। तो इस बात को हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। ध्यान देने योग्य है ये बात, समीकरण के मूलों का योग बराबर 5/4, अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर 5/4 हो जाएगा। इसी प्रश्न में दिया हुआ है द्वितीय शर्तानुसार समीकरण के मूलों का अंतर दिया हुआ है। मूलों का अंतर ये 1/4 दिया हुआ है। तो इससे निष्कर्ष निकलेगा अल्फा माइनस बीटा बराबर 1/4। तो ये मूलों का योग है और ये मूलों का अंतर है। वास्तव में अब हमें यहाँ द्विघात समीकरण बनाना है। तो समीकरण बनाने का सूत्र आपको भी पता है, x² माइनस मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो इसके लिए हमें गुणनफल भी इसका पता होना चाहिए। तो सबसे पहला कार्य हम क्या करेंगे, इन दो समीकरणों को हल करके अल्फा और बीटा के मान अलग अलग ज्ञात करेंगे, फिर उसका गुणनफल निकालेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ समीकरण 1 व 2 को जोड़ना पड़ेगा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अब देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर 5/4, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1/4। जब इसको हम जोड़ेंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा। 2 अल्फा बराबर 5 1 6/4। तो इससे अल्फा बराबर हो जाएगा 6/4 और ये 2 जो है ये बटे में जाएंगे, तो ये 2 से कट के 3 आ जाएगा। तो अल्फा बराबर आया 3/4। इस तरह से हमें अल्फा का मान ज्ञात हो गया है। अब हम अल्फा का मान जो हमें ज्ञात हुआ है इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ अल्फा है, इसकी जगह हम लिखेंगे 3/4 प्लस बीटा बराबर 5/4। तो इससे बीटा बराबर हमारा आ जाएगा 5/4 माइनस 3/4। तो ये हो जाएगा 2/4। ये इस तरह से बीटा का मान आया 2/4। तो 2/4 को हम सरल करके 1/2 भी लिख सकते हैं। अब इस पे हम मूलों का गुणनफल निकालेंगे। तो मूलों का गुणनफल हमारा जो निकलेगा वो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान यहाँ पर आया है 3/4 और बीटा का मान आया है 1/2। तो इस तरह से गुणनफल हो जाएगा 3/8। गुणनफल 3/8 हो जाएगा। अब हम सूत्र लगा सकते हैं, कौन सा, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र। जब भी ये द्विघात समीकरण बनाने के लिए कहा जाएगा तो हमें 2 चीजें अनिवार्य रूप से पता होनी चाहिए, एक मूलों का योगफल और दूसरा मूलों का गुणनफल। तो ये सूत्र हो जाएगा x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यह द्विघात समीकरण का सूत्र है। तो इस दशा में ये बन जाएगा x² माइनस, आप देख रहे हैं यहाँ पर योगफल सबसे पहले ही दिया गया था 5/4। योगफल के स्थान पे हम 5/4 लिखेंगे, फिर x लिखेंगे,
गुणनफल की जगह 3/8 लिख लेंगे। अब बराबर 0। देखने पे पता चलता है इसका लघुत्तम 8 लिया जा सकता, तो लघुत्तम 8 लिया गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 8 से गुणा हो जाएगा, 8x²। यहाँ 4 था, ये 8 हुए, 2 गुना बढ़ा तो ऊपर भी 2 गुना हो जाएगा, 5 का गुना 10x। धन यहाँ 8 के 8 बरकरार हैं, इसलिए 3 के 3 ही रहेंगे। और जब इसको हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 8x² ऋण 10x धन 3 बराबर 8 का 0 से गुणा 0 हो जाएगा, और यही हमारा अभीष्ट समीकरण हो जाएगा। तो हम प्रश्न संख्या 20 लेने जा रहे हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो आइए ध्यान दें, सबसे पहला कार्य यहाँ हमने प्रश्न संख्या 20 डाला। देखें, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। हमें उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहला कार्य मानने का होता है, हम वही बात मानेंगे जो हमें ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष। अब इस प्रश्न में हमें दिया गया 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम चाहिए और अब से 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम चाहिए। तो हम लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। आप समझ सकते हैं कि ये जो आयु होती है, जितने वर्ष पूर्व कहा जाएगा उतने ही माइनस हो जाएंगे। तो x ऋण 3 वर्ष, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु हो जाएगी। अब इसी प्रश्न में है 5 वर्ष बाद पश्चात। पश्चात का तात्पर्य बाद से होता है। तो 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, इसमें 5 वर्ष जोड़ने के पश्चात प्राप्त होगी, तो x धन 5 वर्ष। अब हमारे प्रश्न में दिया गया है, ध्यान दें यहाँ पर, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है, यह प्रश्न पूरा 4 चरणों में लगता है। पहला स्टेप होता है सही ढंग से मानना। ये मानने की क्रिया प्रश्न को पढ़ के की जाती है। दूसरा स्टेप होता है समीकरण बनाना। तो मानने की क्रिया संपन्न हो चुकी है। अब हम लोग स्टेप 2 में आ गए हैं, समीकरण बनाना। विद्यार्थियों, तकनीकी समस्या के कारण पिछले वीडियो में हम लोग बीच में ही छूट गए थे, तो जितना प्रश्न हो चुका उसको एक बार पुनः बताते हुए हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो प्रश्न हमारा था 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और उसके 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला कार्य हम क्या करेंगे, हमें रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष। अब 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x ऋण 3 वर्ष और फिर 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु x धन 5 वर्ष। इस तरह से मानने की क्रिया संपन्न हुई। अब प्रश्नानुसार 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो हमने लिखा 1/x ऋण 3 धन 1/x ऋण 5 बराबर 1/3। अब इसका इधर कैंची गुणा किया जाएगा, इसका इससे होगा, नीचे का आपस में हो जाएगा, बराबर 1/3। तो x धन 5 धन x ऋण 3 बटे x² ऋण 3x धन 5x ऋण 15 बराबर 1/3। तो x 2x 5 में 3 गए 2, इधर x² 5x में 3x गए धन 2x ऋण 15 बराबर 1/3। तिर्यक गुणा करने पे बना x² धन 2x ऋण 15 बराबर 6x धन 6। इसको हमने इधर वापस कर लिया। तो पक्षांतर करने पे x² धन 2x ऋण 15 ऋण 6x ऋण 6 बराबर 0। तो x² ऋण 4x ऋण 21 बराबर 0। अब यहां से आगे हम पुनः हल करेंगे इसे। देखिए x² ऋण 4x ऋण 21 बराबर 0। अब इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे
तो 7 त्रिक 21, 7 में 3 गए 4, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर ऋण 7 ऋण 3 x ऋण 21 बराबर 0। तो इससे x स्क्वायर ऋण 7x ऋण ऋण धन 3x ऋण 21 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर, इन दोनों से हम x कॉमन लेंगे तो x ऋण 7 बचेगा, इधर हमने धन 3 कॉमन लिया तो ये x ऋण 7 बचेगा बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x ऋण 7, दूसरे में x धन 3 बराबर 0। अब यदि x ऋण 7 बराबर 0 तो x बराबर 7, यदि x धन 3 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 3। विद्यार्थियों, आपको पहले भी इस विषय में हम आपसे चर्चा कर चुके हैं कि जिसमें जो ऋण वाला होता है उसको माना नहीं जाता है, क्योंकि इस माइनस वाले मान से अर्थ का अनर्थ निकल आता है। अब अगर हमने ऋण वाला मान लेंगे तो इससे रहमान की आयु -3 वर्ष होगी, जो कि अपने आप में ही हास्यास्पद हो जाएगा। तो इसलिए रहमान इसमें जो धन का साथ आया है वही माना जाएगा। अतः यहाँ पर रहमान की वर्तमान आयु जो है वह 7 वर्ष आएगी। तो रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष। अब अगर उत्तर की जांच हम करना चाहें तो कर सकते हैं। इन्होंने कहा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का विक्रम। ये उत्तर की जांच हम यहाँ कर रहे हैं, ये अपने लिए करनी होती है और हमारे नहीं होती। हम आपको सिखा रहे हैं इसलिए बता रहे हैं, परीक्षा में इसे नहीं लिखना होता है। तो रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष, ये उत्तर हो गया। 3 साल पहले इसकी आयु थी 7 में 3 गए 4 वर्ष, उसका विक्रम 1/4 और 3 वर्ष बाद इसकी आयु 12 वर्ष हो जाएगी, उसका विक्रम 1/12 आएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो लघुत्तम 12 हो जाएगा, 4 के 12 3 के 3 1/12, तो कुल मिला के आया 4/12 और ये 1/3 के बराबर होता है, जो हमारी शर्त को पूरी करता है। इससे हम आश्वस्त हो जाते हैं कि हमने जो प्रश्न हल किया है वो सही है। विद्यार्थियों, अब इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न हम हल करने जा रहे हैं। इसी प्रश्न को हल करने के साथ ही द्विघात आपका पूर्ण हो जाएगा। और यदि कोई सवाल आपके नहीं लगते हैं तो उन्हें बता सकते हैं, वो पुनः बताए दिए जाएंगे। देखिए प्रश्न संख्या 24। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा, 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है। तो पहले हम यहाँ चित्र बनाएंगे। ये एक वृत्ताकार पार्क हो गया जिसका व्यास 13 मीटर है, तो इसको हमने व्यास के रूप में दिखा दिया है 13 मीटर। इसकी परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा गाड़ना, वो खंभा हम इधर भी गाड़ सकते हैं, इधर भी गाड़ सकते हैं। और इसके विषय में कहा गया है व्यास के दोनों सिरों के अंत बिंदुओं पर बने फाटकों एवं बी से। प्रश्न में हमें पता चल रहा है जो व्यास के दोनों सिरे हैं, यहाँ भी फाटक है और यहाँ भी फाटक है। तो खंभा हमें इस प्रकार गाड़ना है कि फाटकों से इसकी जो दूरी है उसका अंतर 7 मीटर हो। ये व्यास 13 मीटर हमने दिखा दिया। ये अब यहाँ पे हमें केंद्र हमने वो दिखा दिया, क्योंकि व्यास जो होता है वो केंद्र से होके जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमें इन खंभों के बीच की जो दूरी है उसको, ये जो खंभा हमें गाड़ना है उसकी फाटकों से जो दूरी है उसका अंतर 7 मीटर है। तो यहाँ पे हम सी बिंदु पे फाटक मानेंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे तो एक तरफ की दूरी हम इस तरफ से दूरी x मान लेंगे, x, या इस तरफ से दूरी हम x मान लेंगे x मीटर। तो इस तरफ की दूरी अपने आप हो जाएगी x ऋण 7 मीटर। इस तरह से मानने की क्रिया संपन्न हुई। यहाँ सी पे खंभा गड़ा हुआ है। अब यहाँ पर AB वृत्त का व्यास है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है
इस तथ्य को आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा है, कक्षा 8 में भी पढ़ा है। अर्धवृत्त पर इस बना कोण समकोण होता है, अतः कोण ACB ये 90 अंश का हो जाएगा और हमारा जो त्रिभुज ABC है वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, कई बार विद्यार्थी इस चित्र को बनाते हैं और सीधे प्रमेय लगा देते हैं, तो वो गलत है। इसलिए क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में लगती है, या तो हमें प्रश्न में समकोण दिया हो अथवा हम समकोण उसको पहले दिखाएं तब पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। तो यही प्रयास किया गया है, पहले इसको समकोण दिखाया गया, पाइथागोरस प्रमेय लगाई जा रही है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ हम मान रख देंगे 13 का वर्ग बराबर x का वर्ग धन x ऋण 7 का वर्ग। अब ये 13 का 169 हो जाएगा, इधर x स्क्वायर धन a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो x स्क्वायर धन 49 ऋण 14x, ये 169 ऋण x स्क्वायर ऋण 49, ये सब इधर लाए जा रहे हैं, धन 14x बराबर 0 हो जाएगा। फिर ऋण के बने 2x स्क्वायर धन के बने 14x और ये 169 में 49 जाएंगे तो धन के 9 में 9 गए 0, 16 4 गए 12, 120 बराबर 0। अब इसे हम ऋण 2 से भाग देंगे, तो ऋण 2 से भाग देने पर ये बन जाएगा धन के 2x स्क्वायर, ये ऋण चिन्ह बदल जाएगा, 2 14 7x और ये ऋण हो जाएंगे 2 4 12 60 आ जाएगा बराबर 0। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे तो आप देख रहे हैं 12 में 5 घटाने पे 7 आते हैं और 12 पंचे 60 होते हैं। तो हम लिख देंगे x स्क्वायर ऋण 7x जो लिखा था उसको हम 12 ऋण 5 में तोड़ देंगे और x ऋण 60 लिखेंगे बराबर 0। तो x स्क्वायर ऋण 12x धन 5x ऋण 60 बराबर 0। x कामन लेने पे x ऋण 12 बचेगा, इधर धन 5 कामन लेने पर x ऋण 12 बचेगा। तो एक ब्रैकेट में हम x ऋण 12 लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में x ऋण 5 लिखेंगे बराबर 0 हो जाएगा। अब यदि x ऋण 12 बराबर 0 तो x बराबर 12 और यदि x धन 5 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 5। हमेशा की तरह इस ऋण वाले मान को नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपको पता है दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए इसको छोड़ते हुए केवल 12 को हम मानेंगे। अतः फाटक यहाँ पर जो ये 12 है ये फाटक से खंबे की दूरी है, अतः एक फाटक से खंबे की दूरी, एक फाटक से खंबे की दूरी ये आ जाएगी 12 मीटर। आप देख रहे हैं एक फाटक से खंबे की दूरी 12 मीटर तथा दूसरे फाटक से खंबे की दूरी, दूसरे फाटक से खंबे की जो दूरी है वो आ जाएगी x ऋण 7। तो 12 में 7 जब हम घटाएंगे 5 मीटर। इस तरह ये हमारे अभीष्ट उत्तर हो गए और इस तरह से द्विघात समीकरण नामक चैप्टर संपन्न हुआ। हमें उम्मीद है आप डेट वाइज विधिवत डालते हुए कापी में इसको नोट किए होंगे और समय आने पर इसको चेक करवाएंगे। अब अगले वीडियो में अगले दिन हम कोई नया चैप्टर लेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप त्रिकोणमिति मान के चले और उसको पहले से थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। धन्यवाद।